हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2025 के जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हुए थे बायोलॉजी में। वैसे अगर हम बात करें तो जूलॉजी टिपिकल थी, 6 से 7 क्वेश्चंस आपको काफ़ी डिफिकल्ट मिले थे। डिफिकल्ट इन द सेंस कि कह सकते हैं इंट्रोडक्शन से या बहुत लेंदी था, ठीक है। बॉटनी की अगर हम बात करें तो बॉटनी ऑलमोस्ट मॉडरेट थी, लेकिन ओवरऑल जो बायोलॉजी का पेपर था वो इतना लेंदी था कि आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं बन पाया था कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके देख पाओ, ठीक है। तो बायोलॉजी के जो मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन कौन कौन से इनके बारे में डील करते हैं और इनको सॉल्व करने का तरीका भी देखते हैं कि इसको हम कैसे बहुत फास्ट एंड फ्यूरियसली ग्रैब कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम बचे और 2026 के लिए हमारे लिए एक सीख बन पड़े, ठीक है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन आपका देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफर्स टू द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन पोर्शन से, ये क्वेश्चन है आपका इंट्रो पोर्शन से। जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर जब स्टार्ट होता है, यूनिट जब स्टार्ट होती है तो उसमें जो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए एनसीईआरटी की सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो स्टेटमेंट रिफर्स टू द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट जो है, बायोलॉजी जो होती है फिजियोकेमिकल अप्रोच टू स्टडी द अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस वन इज द रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी होती है, जिसमें हम लोग फिजियोकेमिकल अप्रोच के थ्रू स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। व्हाट इट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक था, बस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन क्वेश्चंस के नंबर इतना बढ़ा दिए गए थे कि आपको काफी कंफ्यूजन होने लगी थी। इन द आरएनए वर्ल्ड, आरएनए इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व टू कैरी द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। ये इवोल्यूशन से क्वेश्चन है और आरएनए ही सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, आरएनए ही सबसे पहले बना था, ठीक है। तो आरएनए ही एज ए जेनेटिक मटेरियल पहले कंसीडर किया गया था। आरएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल एंड ऑल्सो एज ए कैटलिस्ट फॉर सम इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन। ये बात बिल्कुल सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। यस, डीएनए में आरएनए में बहुत चेंजेस देखने को मिला, तो स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जिसको कहा गया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि डीएनए मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। यस, डीएनए इज मच स्टेबल देन द आरएनए। बहुत सारे फैक्टर्स भी हम लोग मॉलिक्यूलर में पढ़ते हैं कि कैसे डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए से। एंड इट इज डबल हेलिकल स्टैंड, डबल हेलिकल स्टैंड भी होता है कि वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए भी दिया था। रेजिस्टेंस चेंज बाय द इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म, रेजिस्ट मतलब चेंजेस को रेजिस्ट करता है, बहुत धीरे धीरे इवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिलता है। यानी दैट स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, ओके। तो इस तरीके से अप्रोच से हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कि बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन इसके सब यूनिट्स में आपको कंफ्यूजन होने के लिए दे दिया था, ठीक है। पहला, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80s एंड प्रोकैरियोटिक आर 70s, सही बात है। दूसरा, ईच राइबोसोम हैड 2 सब यूनिट, ये भी सही बात है। द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s राइबोसोम्स आर 60s एंड 40s, ये भी सही बात है। एंड दैट 70s आर 50s एंड 30s, ये भी सही बात है। डी, the 2 subunit of 80s राइबोसोम is 60s and 20s, 20s नहीं होता है बेटा। 70s का 50s and 20s ये भी नहीं होता है, यानी ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट, the 2 subunit of 80s राइबोसोम is 60s and 30s, गलत। एंड दैट 70s is 50s and 30s, ये देखो ये वाली बात तो सही है, लेकिन ये वाला यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये ई वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट होगा? ए बी सी, ए बी सी कहाँ पर है भाई? ऑप्शन नंबर 1। तो ये टाइम टेकिंग थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको नहीं एक्चुअली इतना ज्यादा क्वेश्चन टाइम टेकिंग वाले नहीं देने चाहिए एनटीयू को, पर क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। तो यहाँ पे असर्शन क्या है? बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटर्स फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ये बात बिल्कुल सही है। रीजन इसके पीछे क्या है? द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन द विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड बाय फ्लावर
बिकॉज फ्लावर प्रोड्यूस, ये इसका रीजन करेक्ट नहीं है। जब भी एसेशन रीजन के क्वेश्चन आते हैं तो आप यहाँ पे बिकॉज लगा के इसको रिलेट करो, और अगर ये रिलेट हो जाता है उसके करेक्ट रीजन के साथ तो ये रीजन इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन, नहीं, बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन जूलॉजी का है, ठीक है, एनिमल किंगडम से, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है। ये देखते हैं, while trying to find out the characteristic of a newly found animals, एक नया एनिमल हमें मिला है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्चर्स डिड हिज हिस्टोलॉजी, यानी कि टिश्यू की स्टडी किया है ऑफ एडल्ट एनिमल्स एंड ऑब्जर्व एडल्ट में एक कैविटी विथ प्रेजेंस ऑफ मेसोडर्मल टिश्यू, मेसोडर्मल टिश्यू के साथ एक कैविटी पाई जाती है, और मेसोडर्मल टिश्यूज के साथ जब कैविटी होती है तो वो क्या हो सकता है, वो सिलोमिक तो नहीं होगा, ठीक है, या तो एसिलोमेट हो सकता है, या फिर देखते हैं आगे, टुवर्ड्स द बॉडी वॉल बट नो मेसोडर्मल टिश्यू, लेकिन मेसोडर्मल टिश्यू नहीं है टुवर्ड्स द बॉडी वॉल, यानी कि ये कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ से तो पता लगा हमारे पास कि ये एसिलोमिक हो सकता है, लेकिन दूसरी लाइन से पता लगा कि ये क्या होगा, सूडोसिलोमिक होगा, यानी कि झूठा सिलोम होगा। वाज ऑब्जर्व टुवर्ड्स द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के गट्स में ये ऑब्जर्व किया गया। व्हाट कुड बी द पॉसिबल सिलोम ऑफ दैट एनिमल, एसिलोमेट नहीं भाई, सीजोसिलोमेट नहीं भाई, क्या होगा, सूडोसिलोमेट होगा, स्पोंजोसिलोमेट भी नहीं होगा। तो इन ऑप्शन से आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हुआ। अब ये देखते हैं, सीटी स्कैन का क्वेश्चन है, विच आर द करेक्ट, आपको करेक्ट वाला इसमें बताना है। देखो, कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन की बात करते हैं, एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस MRI, ठीक है। सीटी स्कैन में जो एक्सरे की लाइन होती है, ये हम लोग क्या डालते हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन डलती है, और MRI में ये लाइन क्या कर रही होती है, क्रॉस कर रही होती है। इधर अगर ऑब्जेक्ट है, ये लाइन उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रॉस कर रही होती है और यहाँ पे परपेंडिकुलर डल रही होती है। कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन डिटेक्ट द कैंसर इन इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन में कैंसर डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, यस किया जाता है, ठीक है। दूसरा, केमोथेरेपिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल नॉन कैंसरियस सेल्स, नॉन कैंसरियस सेल्स के लिए केमोथेरेपिक नहीं, केमोथेरेपिक ड्रग्स जो होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर ट्रीटिंग और फॉर लाइक डेथ कराने के लिए या किल कराने के लिए कैंसरियस सेल्स का। नेक्स्ट है, अल्फा इंटरफेरोन्स एक्टिवेट द कैंसर पेशेंट्स इम्यून सिस्टम एंड की हेल्प्स डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर्स, यस, इसको हम लोग इम्यूनोथेरेपी भी कहते हैं। अल्फा इंटरफेरोन्स हम लोग क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे इम्यून सिस्टम में पेशेंट के, जिससे कि वो चुन चुन के हमारे कैंसर सेल्स को किल करेगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, यानी ए और सी। बाकी डी देखते हैं, कीमोथेरेपी ड्रग्स आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, नो। इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल्स काउंट्स आर डिक्रीजेस, इन केस ऑफ ल्यूकेमिया ब्लड सेल्स काउंट्स आर डिक्रीजेस नहीं होते हैं, यहाँ पे ब्लड सेल्स काउंट जो होते हैं प्रोलिफरेट करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं तो मतलब बहुत ही हाईली तरीके से इंक्रीज करते हैं, इनके नंबर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा तेज जाते हैं। तो ए वाला तो करेक्ट है, ठीक है, तो जहां जहां ए है उसको ले लो, बाकी इधर ए नहीं है, इधर ए नहीं है, इधर ए नहीं है, ए करेक्ट है, इसलिए यही वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट वन। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ 12 वीक्स। ओके, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स। 12 वीक्स के अंदर मेजॉरिटी जो होती है ऑर्गन्स की वो फॉर्म्ड हो जाती है, करेक्ट। सेकंड बात करते हैं, ए जहां जहां पे करेक्ट है उसको अभी लेके चलेंगे, बाकी जहां पे नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, ठीक है।
In human pregnancy, the major organ system are formed at the end of 8 weeks. नहीं भाई 8 weeks में नहीं, 12 weeks में फॉर्म होते हैं, तो बी जहाँ है उसको इनकरेक्ट कर लो, ठीक है। सी देखो, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म आफ्टर 1 month ऑफ द गेस्टेशन। गेस्टेशन सबसे पहले हार्ट का ही फॉर्मेशन होता है आफ्टर द गेस्टेशन, तो ये सी ऑप्शन भी हो जाता है हमारा करेक्ट। सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर नहीं है, तो 1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। बाकी डी देख लेते हैं। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द लिम्स एंड डिजीज डेवलप्स बाय द एंड ऑफ द 2nd month, ठीक है। और इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर यूजुअली ऑब्जर्व्ड एट द 5th month, सबसे लास्ट में जो हेयर का अपीयरेंस होता है। तो ए सी डी ई करेक्ट है और बी क्या है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अगेन आर.एच. व्हिटेकर से क्वेश्चन है ये। ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट द किंगडम प्रपोज्ड बाय द व्हिटेकर अरेंज्ड इन द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसको ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं भाई कि मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉप्स विद सेल वॉल मेड अप ऑफ द काइटिन, ये किसकी बात हो रही है, ये फंजाई की बात हो रही है, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये इकाइरोडॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, पॉरीफेरा के बाद वाले हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक्स विद सेल वॉल मेड अप ऑफ द पॉलीसेक्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स, ये तो मोनेरा की बात हो रही है, ये सबसे लास्ट में आएंगे। यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉप्स विद टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोट्रॉप्स हैं तो यानी कि ये प्लांटिया की बात हो रही है, ठीक है। यूकैरियोटिक विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूकैरियोटिक विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये तो एनिमल किंगडम में पॉरीफेरा की बात हो रही है। अब इनका ऑर्डर हम लोग अरेंज करते हैं, तो क्या होगा, सबसे कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो हमारा छोटा वाला रहेगा यानी कि सी रहेगा, सी जहां जहां पे फर्स्ट है उसको हम लोग रख लेंगे। दूसरा यूकैरियोटिक्स विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सी के बाद ई होना चाहिए, ठीक है। यूकैरियोटिक विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये पॉरीफेरा भी हो सकता है, ये प्रोटिस्टन की भी बात कर सकते हैं, मेनली ये प्रोटिस्टा की बात करें अगर हम किंगडम की बात करें तो, ठीक है। तो पॉरीफेरा नहीं, प्रोटिस्टा की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटिस्टा के बाद क्या जाएगा, फंजाई, यानी कि सी ई के बाद आना चाहिए ए, ओके। अभी तक सब सही चल रहा है। अब देखो हेटेरोट्रॉप्स विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और डी क्या है, यूकैरियोटिक विद ऑटोट्रॉपिक। प्लांटिया और एनिमलिया में हम लोग किसको पास में रखे हैं भाई, तो प्लांटिया और एनिमलिया की अगर हम बात करें, वी हैव पुट द प्लांटिया को पहले रखेंगे, ठीक है, यानी कि डी हो जाएगा। और उसके बाद हेटेरोट्रॉप्स विद टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले मोनेरा, ठीक है, मोनेरा के बाद आ जाएगा आपका प्रोटिस्टन, प्रोटिस्टन के बाद आ जाएगी फंजाई, फंजाई के बाद आ जाएगी एनिमलिया, और एनिमलिया के बाद आ जाएगी नो फंजाई के बाद प्लांट रखेंगे ना, फंजाई के बाद रखेंगे प्लांटिया, प्लांटिया के बाद रखेंगे एनिमलिया। ये सीक्वेंस आपका असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, सबसे कम कॉम्प्लेक्स, फिर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, फिर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, फिर उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, फिर उससे सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो एनिमल्स ही होते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर में किंगडम एनिमलिया सबसे टॉप पर होता है। अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिडक्टिव डिवीजन कंसीडर द फॉलोइंग, इन स्टेटमेंट को कंसीडर करना है। The reductive division for the human female gametogenesis start earlier than that of the male gametogenesis, सही बात है ये, ठीक है। जो रिडक्शन डिवीजन होता है ना मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस में, फीमेल में पहले स्टार्ट हो जाता है, मेल में बाद में स्टार्ट में होता है। द गैप बिटवीन द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन एंड द सेकंड मेयोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर मेल कंपेयर टू द फीमेल, यस ये बिल्कुल, ये भी बात भी सही है। तीसरा, द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी oocytes, नो।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH की बात करते हैं, सच लीड्स टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम को डिसइंटीग्रेशन के लिए LH की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो A एंड B इज द करेक्ट वन। A यहाँ पर करेक्ट है, B भी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। पेडिग्री का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। पहले ये पेडिग्री देखते हैं कि ऑटोसोमल है या फिर डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे डोमिनेंट है या फिर रेसेसिव है। विद द हेल्प ऑफ द गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग कैरियर हैज द डिजीज म्यूटेशन इन द एलील ऑफ द जीन इन F3 जनरेशन। इस F3 जनरेशन में आपको बताना है नो डिजीज वाला, नो डिजीज वाला being a carrier, no disease and being a carrier has the disease mutation in one of the allelic gene। एक एलिलिक जीन में उसकी क्या होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए। तो उन दोनों को छोड़ करके आपको ये वाला तीसरा बताना है। तो F3 जनरेशन में जरा देखते हैं पहले ये किस टाइप का है। दिस वन इज अनअफेक्टेड मेल और ये अफेक्टेड फीमेल है, ठीक है। ये क्या है आपका अनअफेक्टेड मेल है और कैरियर फीमेल है, कैरियर फीमेल है और अनअफेक्टेड मेल है। हर जगह पे जो फीमेल दिख रही है ना आपको वो कैरियर दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको रिलेटिव मैरिजेस देखने को मिल रहे हैं। अब जरा से देखते हैं कि ये जो डिजीज है ये ऑटोसोमल रेसेसिव है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो बेटा ये है ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज। कैसे? क्योंकि अनअफेक्टेड parents have the affected offspring। अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैव द अफेक्टेड offspring। तो ये पेडिग्री क्या हो जाएगी आपकी ऑटोसोमल रेसेसिव, ठीक है। अब ऑटोसोमल रेसेसिव और ये सब क्या है, कैरियर है। तो ये कहीं ना कहीं स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे। जो डिजीज वाले होंगे ये स्मॉल ए वाले होंगे और ये भी क्या होगी, स्मॉल ए वाली होगी। तो जब ये इसके दो ऑफस्प्रिंग कुछ इस तरीके से हैं तो ये वाला आपका कैपिटल ए होगा, ये वाला भी क्या होगा, कैपिटल ए होगा, ये भी क्या होगा, कैपिटल ए होगा और ये क्या होगा आपका कैपिटल ए होगा। मतलब ये फीमेल कैपिटल ए पेडिग्री से बिलोंग करेगी। F3 जनरेशन का जो हम लोग पीरियड स्क्वायर निकालेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, इसके पास कैपिटल ए स्मॉल ए को जब हम क्रॉस कराते हैं पीरियड स्क्वायर से तो हमें मिलेगा बेटा कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए, यही मिलेगा क्योंकि ये कैरियर है और ये क्या है, अफेक्टेड है। तो जो चांस मिलेगा डिजीज का, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैरियर, और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड। ये और ये हो जाएंगे अफेक्टेड। तो 1/2 का जो चांसेस है वो क्या होगा, अफेक्टेड का होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। डिजीज कितने होंगे, 1/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज असर्शन रीजन के बहुत सारे क्वेश्चन थे इसलिए मैंने इसको यहाँ पे आपको साथ लेके आई हूँ। वन इज लेबल एज असर्शन एंड अनदर इज लेबल एज ए रीजन, ठीक है भाई। सेल्स ऑफ द टैपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। रीजन क्यों इसमें ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, क्योंकि इसको नरिश करना होता है। तो क्या यही रीजन दिया हुआ है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस इन द टैपेटम इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ नरिशिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यानी कि इसका रीजन भी ये वाला करेक्ट है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग जाएंगे। आफ्टर मैचुरेशन द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। लिम्फोसाइट्स माइग्रेट टू द इंटरेक्शन विद द एंटीजन सेकेंडरी लिम्फोइड्स ऑर्गन। हम लोग जनरली ये याद करते हैं कौन कौन से सेकेंडरी ऑर्गन्स है, कौन कौन से प्राइमरी ऑर्गन्स है, और यहाँ पे तो मूवमेंट की बात पूछ लिया कि कहाँ कहाँ से मूव होता है। तो सबसे पहले बेटा स्प्लिन में, ठीक है, स्प्लिन से लिम्फ नोड्स में, और लिम्फ नोड से आपका फिर कहाँ जाता है, पेयर पैचेस में, यानी कि सी कहाँ पर है, सी नंबर 1, डी और ई, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ एड्रेनल मेड्यूलरी हार्मोन्स, यानी कि एड्रेलिन के बाद में बात कर रहे हैं।
एड्रेलिन के फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। इट कॉज प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन, इट इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स, इट कॉज पिलो इरेक्शन, इट इंक्रीज इन स्ट्रेंथ इन द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। बी सी डी तीनों की तीनों बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पिलो इरेक्शन यानी कि रोए खड़े हो जाना, तो जब डर लगता है ना, फ्लाइट हार्मोन कहते हैं इसको एड्रेलिन, तो हमारे रोंगटे इस तरीके से खड़े हो जाते हैं और हार्ट कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाता है। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन फिर से इकोसिस्टम का। इन इकोसिस्टम देयर इज ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। स्टेटमेंट है डायरेक्ट एनसीईआरटी का, ठीक है। इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ को नहीं फॉलो करता है। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 क्या है, इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, नो both statement 1 and 2 are incorrect. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। Read the following statement on plant growth and development, ठीक है। पार्थेनोकार्पी कैन इंड्यूस बाई ऑक्सिन्स। ये क्वेश्चंस भी काफी क्या है आपका इजी है, लेकिन ये क्या है बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, तो इसको करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। चलो भाई देखते हैं। पार्थेनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय द ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स के थ्रू पार्थेनोकार्पी क्या होती है, इंड्यूस होती है। ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ये तो करेक्ट हो गया। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन द प्रमोशन एज वेल एज द इनहिबिशन ऑफ द ग्रोथ। यस, कई सारे ऐसे इनहिबिटर हैं, फॉर एग्जांपल कि एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, ये प्लांट ग्रोथ क्या होते हैं, इनहिबिटर होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, डिफरेंशिएशन इज ए प्री रिक्विजिट फॉर द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्या, एपिकल एब्सिसिक एसिड इन ए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। नो, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर नहीं है, तो डी तो कहीं से करेक्ट होगा ही नहीं, डी जहां पर है उसको हटा ही दो, ठीक है। अब ई देखते हैं हम लोग। एपिकल डोमिनेंसी प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। एपिकल डोमिनेंसी, एपिकल क्या बोल रहा है, डोमिनेंसी, मतलब जब ये एक्चुअली किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका ऑक्सिन में। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। ये प्रमोट नहीं करता है लेटरल बर्ड की ग्रोथ को, ये रोकता है। ये क्या करता है, एक्चुअली में इनहिबिट करता है। अगर यहाँ पे टिप पर ऑक्सिन पाया जाता है तो उसकी ना इस तरीके से इरेक्टाइल ग्रोथ होती जाती है, ठीक है। उसको हम जब कट करते हैं तब हेज बनता है, जब हम टी गार्डनिंग में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एपिकल डोमिनेंसी प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड, ठीक है। ये बात गलत होगी, एपिकल डोमिनेंसी प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ, प्रमोट नहीं करता है, इनहिबिट करता है। तो ई वालों को भी हटा दो, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ए बी सी। ब्लू व्हाइट सिलेक्शन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सेलेक्टेबल मार्कर से, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वर्ड का मतलब होता है कि इंसर्ट करने की वजह से अगर कोई जीन इनएक्टिव हो जाती है, और ऐसा ही केस यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करने के बाद जो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है वो क्या हो जाती है, इनएक्टिवेट हो जाती है। और इनएक्टिवेट हो जाने की वजह से इसकी कॉलोनी, देयर इज नो ब्लू कलर। अदरवाइज अगर जब ये एक्टिव रहेगी बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तब कैसा कलर मिलेगा, ब्लू कलर। तो यानी कि इंसर्ट करने की वजह से इनएक्टिव हो गई है, तो जब जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया है तो हम कहेंगे कि रिकॉम्बिनेशन हो गया है। तो जब हमारे पास व्हाइट कॉलोनी मिलती है ना, व्हाइट और ब्लू, ठीक है, व्हाइट तो ये रिकॉम्बिनेंट वाली होती है, और जो हमारी ब्लू वाली होती है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट वाली होती है। कोई हार्म नहीं हुआ तो ब्लू कलर दे रहा है, इंसर्ट करने की वजह से हार्म हो गया तो ब्लू कलर नहीं दे रहा है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट क्या था आपका, द ब्लू कलर कॉलोनीज हैव डीएनए इंसर्ट इन द प्लाज्मिड एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज ए रिकॉम्बिनेंस कॉलोनी। ब्लू कलर वाला नहीं, व्हाइट कलर वाला, ठीक है। द कॉलोनीज विदाउट ब्लू कलर have DNA insert in the plasmid and are identified as a recombinase colony। यानी स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है।
स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 के साथ यहाँ पे जाएंगे। आगे बढ़, ओके दैट्स ऑल फॉर द डे। यानी कि इतने क्वेश्चंस आपके थोड़े टिपिकल टाइप के थे जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जिसमें से कि जूलॉजी आपकी थोड़ी ज़्यादा टिपिकल थी, बॉटनी आपकी थोड़ी मॉडरेट थी। ओके, आई होप आप 2026 में ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे और ग्रैब करेंगे सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द साइंटिस्ट। ओके दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।